नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टॉप डॉक्टर के स्वास्थ्य संवाद के एक और एपिसोड में। आज हम बात करेंगे ओरल या मुंह से संबंधित रोगों और निदान पर। मुंह संबंधी बीमारी यानी दांतों और मसूड़ों से जुड़ी समस्या। यदि आपके मसूड़ों और दांतों में किसी तरह की परेशानी है, तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कई बार इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कुछ भी खाने पीने से परेशानी आती है। तो आइए इस पर ज्यादा समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं झारखंड के मशहूर डॉक्टर जीशान खान। वह हजारीबाग के बेहतरीन डेंटिस्ट में से एक है, जो अपने पेशेंट्स को एक्सीलेंट केयर प्रदान के लिए जाने जाते हैं, साथ ही जिन्हें डेंटिस्ट्री के सभी क्षेत्रों में व्यापक अनुभव और विशेष प्रशिक्षण हासिल है। आपका इंडिया टॉप डॉक्टर के स्वास्थ्य संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करने से पहले आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान खान है। मैं एक प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हूँ। हजारीबाग टाउन है हमारा, झारखंड में हजारीबाग है। वी आर प्रैक्टिसिंग, हम लोग यहाँ पे पिछले 7 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरी क्वालिफिकेशन बीडीएस के साथ एमडीएस है और एमडीएस का फील्ड है मेरा प्रिवेंटिव हेल्थ डेंटिस्ट्री। जी। तो सर, आपको ये रियलाइज कब हुआ कि आपको डेंटिस्ट बनना है? एक्चुअली ये कोई रियलाइजेशन नहीं है, चीजें अनफोल्ड होती गई। एंड ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हमारे कंट्री में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब मेडिकल की प्रिपरेशन हो रही थी, तो कहीं ना कहीं था कि चूंकि नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर्स जो हैं ये काफी हैं हमारे टाउन में भी, लाइक डेंटल प्रैक्टिशनर्स कम थे कंपैरेटिवली। तो लगा कि लाइक ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे ज्यादा अच्छे से सोसाइटी के लिए काम किया जा सकता है। एंड थिंग्स धीरे धीरे करके अनफोल्ड होते चले गए। कोई बहुत प्री प्लान्ड नहीं था कि इसी फील्ड में जाने की जरूरत है, बट जब काम शुरू हुआ तो फिर लाइक अच्छा लगने लगा वर्क करना सोसाइटी के लिए, और लाइक ओवरऑल काफी स्कोप है इस प्रोफेशन में, तो उस एस्पेक्ट से चीजें अनफोल्ड होती चली गई। डेंटिस्ट्री में आपकी स्पेशलिटी क्या है? इंडस्ट्री में स्पेशलिटी है हम लोगों का, मेरी पर्टिकुलर स्पेशलिटी है मैम कि प्रिवेंटिव हेल्थ डेंटिस्ट्री। लाइक डेंटिस्ट्री में एमडीएस होता है, ये 9 फील्ड्स होते हैं डेंटिस्ट्री में टोटल। तो मेरी जिसमें मेरा स्पेशलाइजेशन है दैट इज प्रिवेंटिव हेल्थ डेंटिस्ट्री। बट प्रैक्टिस में सारी चीजें होती हैं, उसमें एंडोडोंटिस्ट, ऑर्थो ट्रीटमेंट, प्रोस्थो, सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। जो मास्टर्स है वो है प्रिवेंटिव हेल्थ डेंटिस्ट्री में, पीएचडी कहा जाता है उसको लिटरल टर्म में। तो इस फील्ड में होता ये है कि एक सोशल अवेयरनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट। कोई भी इशू है, कोई भी डिसऑर्डर है, तो लोगों को उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर के बारे में एक अवेयरनेस स्प्रेड हो, ये एक बेसिक फोकस होता है इस पर्टिकुलर फील्ड का। एग्जाम्पल के तौर पे लाइक चूइंग हैबिट एक ऐसा हैबिट है हमारे कंट्री में जिससे काफी एक बड़ा पॉपुलेशन अफेक्टेड है, वो गुटखा हो, पान हो, तंबाकू हो। तो एक जो प्रिवेंटिव हेल्थ इंडस्ट्री का एस्पेक्ट यही होता है कि किसी भी प्रॉब्लम के स्टार्ट होने से पहले उसकी प्रिवेंशन का एक बेसिक आइडिया लोगों तक पहुंचे, ताकि वो बीमारी स्प्रेड आउट होने से पहले ही कर्ब किया जा सके। जी। तो सर, अभी आपने जैसे कि अभी बताया था कि अभी भी लोग इतने ज्यादा ओपन नहीं है डेंटल केयर को लेके, तो कुछ पेशेंट्स भी ऐसे आते होंगे आपके पास जो इतने फ्रीली नहीं बात कर पाते डेंटल रिलेटेड, तो आप उनको कंफर्टेबल फील कैसे कराते हैं? ऑफ कोर्स मैम, देखा जाए तो जो ट्रीटमेंट होता है किसी भी तरह का डेंटल ट्रीटमेंट, थोड़ा घबराहट, थोड़ा डर लोगों के दिमाग में होता है। पर्टिकुलरली अगर वो किसी भी तरह का इंसिजन बेस्ड ट्रीटमेंट है, टूथ का एक्सट्रैक्शन ही है, आरसीटी है, या फिर लाइक किसी भी तरह का ट्रॉमेटिक ट्रीटमेंट है, तो चूंकि ज्यादातर इलाज डेंटिस्ट्री में अनेस्थीसिया बेस्ड होता है, मतलब आम भाषा में बोला जाए तो कोई भी ट्रीटमेंट सुन करके होता है, तो डर जरूर होता है लोगों को, बट पेन नहीं होता, पेनलेस ट्रीटमेंट होता है।
क्योंकि किसी भी ट्रीटमेंट से पहले एनेस्थीसिया दिया जाना जरूरी होता है, तो लोगों को बेसिक काउंसिल इस तरह से किया जाता है कि चूंकि मल्टीपल स्टेप ट्रीटमेंट होता है, तो फर्स्ट स्टेप में बहुत बेसिक उनको चीजों का आइडिया दिया जाता है, उनको समझाया जाता है। सेकेंड स्टेप में ट्रीटमेंट थोड़ा और आगे बढ़ता है। तो चूंकि मल्टीपल विजिट होते हैं तो लोग हैबिचुएटेड हो जाते हैं, डर पहले बार में खत्म हो जाता है, घबराहट जो होती है वो फर्स्ट स्टेप के बाद काफी रिलीव हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न नहीं होता। हाँ, ये जरूर होता है कि उनको साथ साथ ये आगे कोई फर्दर इश्यूज नहीं आए, उनको बहुत इनिशियली ही अगर कोई दिक्कत किसी को आई है, चूंकि ओवरऑल नंबर ऑफ टीथ्स 32 होते हैं, आंखें 2 होती हैं, लंग्स 2 होता है, बाकी ऑर्गन्स कम है, दांत का नंबर देखा जाए तो 32 है। तो अलग अलग एज में किसी ना किसी दूसरे दूसरे टीथ में प्रॉब्लम होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। तो उनकी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्दर इश्यूज ना हो ज्यादा, ब्रशिंग का प्रोसेस कितना ज्यादा अलर्ट रहना है उनको हाइजीन को लेकर के, ये सारी चीजें उनको काउंसिल करने से द पेशेंट्स आर कंफर्टेबल। दूसरा एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि एक्चुअली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि पेशेंट को 50% से ज्यादा परेशानी डॉक्टर से बात करके ही कंफर्ट फील होना शुरू हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि उनको कितना कंफर्टेबल फील कराया जाता है फर्स्ट वेरी स्टेप में। बाकी फियर जो होता है, फियर का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, पेन का ट्रीटमेंट जरूर हो सकता है, फियर काउंसलिंग से ही बेहतर हो पाती है। जी प्लीज। जी जी, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि दांतों में सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी पाई जाती है और इसके सिम्टम्स क्या हो? डेंटल प्रॉब्लम में सबसे कॉमन प्रॉब्लम, स्मॉल स्केल पे सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये है मैम कि लाइक ब्लीडिंग गम्स। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो इग्नोर भी होता है बहुत ज्यादा, मतलब दांतों से मसूड़ों से खून आना, इसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम लोग कंसिडर भी नहीं करते हैं। लोगों को लगता है ठीक है, खून आ रहा है, थोड़ा कुछ होम रेमेडी करके ही वो ठीक हो सकता है। बट ये एग्रीवेट हो जाता है, ये अगर बढ़ जाता है तो दांतों की जो मजबूती है, जो जकड़ है मसूड़े में, वो वीक हो जाता है, दांत वक्त से बहुत पहले हिलना शुरू हो जाता है। तो गम से ब्लड का आना ये एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर है जो मतलब बहुत अक्सर पाया जाता है अलग अलग एज ग्रुप में। खास करके जो हम लोगों का ईटिंग हैबिट है दीज डेज, जो जंक फूड का कंजम्पशन है, स्टिकी फूड का कंजम्पशन है, कि दांतों में कहीं कहीं खाना का रह जाना, फंसा रह जाना। क्योंकि ब्रशिंग जनरली ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो मॉर्निंग करते हैं, रात की ब्रशिंग को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है, या जो लोग देते हैं तो वो ऑफ कोर्स ओरली हेल्दी रहते हैं। तो एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है वो है कि मसूड़े से खून आना। दूसरा एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है सेंसिटिविटी, दांत में कनकनाहट होना। कनकनाहट की वजह भी ऑफ कोर्स वहीं से इंक्रीज होती है। अगर मसूड़े वीक हो जाएंगे तो वहां से ही कनकनाहट का रास्ता शुरू होता है। तो अगर बहुत स्टार्टिंग में खून आना, या फिर इनिशियल ठंडा पानी चाय पीने से कनकनाहट या सनसनाहट फील होती है, और उसी स्टेज में किसी डेंटिस्ट को मिलकर के अपने इस छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करवा लिया जाए, तो ये कल को बड़ा नहीं होता, इंक्रीज नहीं होता है। तो ऑफ कोर्स इससे काफी डिफरेंस फील होगा पेशेंट्स को, ये कल को और एग्रीवेट नहीं होगा। आपने अगर पूछा कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है, तो ब्लीडिंग गम्स एंड सेंसिटिव टीथ आर द 2 मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो लोगों को अक्सर फेस होता है। तो इनके सिम्टम्स क्या, मतलब ये तो आपने बता दिया कि ये कॉमन प्रॉब्लम होती है, सिम्टम्स कब बढ़ जाती है कि लोगों को जाना चाहिए कि दिखाओ डॉक्टर? देखिए मैम, ब्लीडिंग अगर होगी तो ऑफ कोर्स उनको अनकंफर्टेबल फील होगा। एप्पल खाएंगे तो उसमें खून लग गया, ब्रश करने के टाइम काफी ब्लड हो रहा है, हल्का चोट लग गया अगर, तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो लोगों का अवेयरनेस उस वजह से तो हो ही जाएगा। अगर थोड़ी बहुत भी सेंसेशन फील होती है, हर दांत के अंदर नर्व होता है, पानी अगर पिया जा रहा है, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, तो अगर वो हमारे नर्व को टच कर रहा है ना, तो ही सेंसेशन की शुरुआत होती है। यही वो टाइम है कि आप अपने डेंटिस्ट को विजिट करें और इस छोटे इनिशियल प्रॉब्लम को उसी वक्त मतलब
रेगुलेट और कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि अगर ये इंक्रीज होगा तो दांतों में सड़न बढ़ेगी, आरसीटी की नौबत आ सकती है, एक्सट्रैक्शन करना पड़ सकता है दांतों का। तो इनिशियल सिम्टम में अगर ब्लीडिंग है, थोड़ा बहुत भी सेंसेशन है, तो उसकी रेस्टोरेशन करके या फिर लाइक क्यूरेटाज एंड ओरल प्रोफाइलैक्सिस जिसको स्केलिंग भी कहते हैं, ये छोटे छोटे स्टेप से ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वो बहुत अगर बढ़ता है तो फिर आपका वो जो प्रॉब्लम है वो टाइम टेकिंग होता है, उसका ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव भी होता चला जाता है। बट अगर इनिशियल स्टेज में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो फिर वहां तक पहुंचने की नौबत आएगी ही नहीं। तो हमने आपके क्लिनिक के बारे में बहुत तारीफें सुनी है। आप हमें ये बताएंगे कि आपके क्लिनिक की ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटीज है जो इतना ट्रस्टवर्दी बनाती है उसे? मैम, हम लोगों ने बहुत स्टार्टिंग से इस चीज का ख्याल रखा है कि पेशेंट को सबसे पहले के जो उनका प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को एब्सोल्यूट एड्रेस करना जरूरी होता है। लाइक जैसे कि उनको जो भी इश्यूज है ना, पेन है, सेंसेशन है, फ्रैक्चर टूथ है, या फिर टीथ की पोजिशनिंग में कोई दिक्कत है, तो पेशेंट सेटिस्फैक्शन आपके प्रैक्टिस को और बेहतर बनाता है। क्योंकि प्रैक्टिस जैसे जैसे इंक्रीज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि लाइक अगर पेशेंट सेटिस्फाइड है तो आपकी प्रैक्टिस बेहतर होती चली जाती है। आपके सारे फैसिलिटी अगर एक ही जगह अवेलेबल है, पेशेंट को एक्सरे कराने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, उनका ट्रीटमेंट वहीं शुरू हुआ, वहीं पे उनको एक्सरे कराया गया, मेडिसिन भी आप वहीं पे उनको अवेलेबल करवाते हैं, मेडिकल काउंटर्स भी आपके पास अवेलेबल हैं। तो जितना ज्यादा फैसिलिटी होती है पेशेंट्स के लिए, उतना ज्यादा आपका प्रोपेगेशन होता है। पेशेंट सेटिस्फैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रोथ ऑफ द प्रैक्टिस। तो ऑफ कोर्स जो भी लोगों की ब्लेसिंग है, ऊपर वाले का कर्म है, शुक्र है, तो थिंग्स आर गोइंग गुड, अ लॉन्ग वे टू गो। तो अभी चीजें चल रही हैं धीरे धीरे करके, और बेहतर उसको करने की कोशिश भी चल रही है। एंड हाँ, लोगों का सेटिस्फैक्शन, पेशेंट अगर अपने संतुष्ट होते हैं अपने ट्रीटमेंट से, तो ऑफ कोर्स किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक के लिए वो चीज बोन होती है। जी मैम। जी बिल्कुल। सर, मुझे याद है कि आपने एक बार एक इंटरव्यू में बोला था कि ओरल हेल्थ जो है वो ओवरऑल हेल्थ में बहुत मैटर करता है। तो ये कौन से हद तक सच है सर, आप बता सकते हैं? एब्सोल्युटली। ये ओरल हेल्थ इज सेड टू बी द मिरर ऑफ ओवरऑल हेल्थ। कहा जाता है कि आपके मुंह का स्वास्थ्य आपके पूरे ओवरऑल जो आपके शरीर का स्वास्थ्य है उसका दर्पण है, मिरर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि एक डायबिटिक पेशेंट है कोई, तो उनके गम्स और मसूड़ों से उनके डायबिटीज के स्टेज का आइडिया लग सकता है। ओरल हेल्थ का मतलब ये है कि अगर हम हमारा लाइक माउथ जिसमें गम्स है, टंग है, चीक है, ये सारी चीजें हेल्दी रहती हैं, तो चूंकि खाना पानी ये इसी रास्ते से होकर के हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, जितना क्लीन जितना हाइजेनिक माउथ रहेगा, ओवरऑल हमारा हेल्थ उतना बेहतर रहेगा। जैसे डायबिटीज का एग्जांपल मैं आपको दे रहा था कि अगर गम्स स्वेलिंग है और पेशेंट डायबिटिक है, क्रोनिक डायबिटिक है, काफी सालों से डायबिटिक है, तो उसका साइन ये है कि उनका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है। उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे सिस्टमिक डिसऑर्डर्स हैं जहां आपके माउथ को, आप पेशेंट के माउथ को देख करके उनके ओवरऑल हेल्थ का एक बेसिक आइडिया, एक रफ आइडिया लगा सकते हैं। इस स्टेटमेंट को इस तौर पे भी इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए समझना कि अगर ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहेगा तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे मसूड़ों से खून ना आए, हमारे मुंह से बदबू नहीं आए, हमारे टंग और हमारे टीथ में बहुत प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा कोई भी मील, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, हम कुछ भी खा पी रहे हैं तो रास्ता वही है, तो पैसेज का रास्ता वही है, हमारे इसोफेगस का फूड पाइप में खाना जाने का रास्ता माउथ से होकर के है। तो ऑफ कोर्स अगर माउथ बहुत क्लीन है तो ये बहुत छोटी सी समझने वाली बात है कि हमारा ओवरऑल जो हेल्थ है वो काफी मेंटेन रहेगा। तो इसलिए मैं लोगों से हमेशा ये गुजारिश भी करता हूँ, उनसे मेरा ये सजेशन भी होता है कि जितना ज्यादा हम अपने माउथ को क्लीन रखेंगे ना, हम फ्रेश फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे तो कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और सिस्टमिक जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें भी बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है। जी।
जी, बहुत बढ़िया था ये। आप जानते ही होंगे कि कैविटी जो है एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, लोगों में बहुत ज्यादा देखी जाती है। इसको रोकने के क्या उपाय होंगे, आप हमें प्लीज बताइए। बिल्कुल मैम। कैविटी, आम भाषा में कैविटी का मतलब गड्ढा होता है। आम इंग्लिश में कैविटी का मीनिंग होता है गड्ढा। कैविटी से पहले केरीज होता है। अगर दांतों में खाना एक्यूमुलेट होता है, सड़न की एक सिंगल लाइन में मैं आपको बताऊंगा कि सड़न की वजह होती है दांतों के बीच में खाना फंसना। अगर खाना फंसता है और उसको तुरंत क्लीन कर लिया जाता है, रिंस करके, कुल्ला करके, ब्रश करके, खाना फंसा हुआ छोड़ा नहीं जाता है, तो कोई केरीज या सब्सिक्वेंटली कोई कैविटी होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। सडन, जैसे कि एक परसेप्शन होता है ना, कीड़ा लग गया, लोग आम भाषा में लोग कहते हैं कीड़ा लग गया, या माउथ में कीड़े के कारण दांत में सड़न आ गई। एक्चुअली दे आर माइक्रोब्स, वो बैक्टीरिया है। वो दिखाई देने वाला, रेंगने वाला, चलने फिरने वाला कीड़ा नहीं है, वो माइक्रोस्कोपिक है, वो विजिबल भी नहीं होगा। वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का फूड, बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन हम अपने मुंह में जमा रख रहे हैं। वो क्या है? रोटी का टुकड़ा, चावल का टुकड़ा, चॉकलेट फंसा हुआ है, चिप्स कहीं रह गया मुंह के अंदर, तो ये है हमारे माइक्रोब का न्यूट्रिशन। तो अगर माइक्रोब की ग्रोथ हमारे माउथ के अंदर होगी तो उसकी बहुत ऑब्वियस वजह ये होगी कि हमने अपने माउथ के अंदर फूड एक्यूमुलेटेड रखा है। तो आपका सवाल ये है कि कैविटी होने की जो सबसे बेसिक वजह है, उसका एक स्टेटमेंट में आंसर ये होगा मैम, अपने हमारे दर्शकों के लिए, कि फूड, अगर खाना का कोई भी हिस्सा मुंह में फंसा हुआ नहीं रहे तो कैविटी या केरीज होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। तो हम लोग इस बात का ख्याल रखें कि हम कुछ भी खाएं, हम अच्छे से कुल्ला करें। हम इस चीज को इंश्योर करें, खास करके पीछे के दांतों में, जहां पे जो फ्लैट टीथ होते हैं ना, उनके बीच में खाना फंसता है। खाना अगर नहीं फंसा रहेगा, पर्टिकुलरली मान लीजिए रात में अगर ब्रश हमने नहीं किया, हमने डिनर किया, कोई ना कोई फूड का टुकड़ा रह गया मुंह में, अब अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 घंटे या 9 घंटे के बाद हम ब्रश करेंगे, तो इस फूड को माउथ में, पेट की गर्मी, मुंह की गर्मी से इतना समय मिला कि इसमें प्रॉपर डिग्रेडेशन होगा और माइक्रोबियल ग्रोथ होगा। माइक्रोबियल ग्रोथ होगा तो धीरे धीरे करके सड़न होगी, सड़न होगी तो कैविटी होगी, कैविटी होगी तो दर्द होगा। तो खाना अगर नहीं फंसा रहेगा तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज बिल्कुल नहीं होगी, नेग्लिजिबल होगी। इसका चांस ही नहीं कि कैविटी हो जाए बिना फूड एक्यूमुलेशन के। जी मैम। बहुत कुछ जानने को मिला है आज हमें आपसे। एक आखिरी सवाल मेरा ये है हाँ कि एज अ फ्रंट लाइन वर्कर, आप जैसे जानते हैं कि कोरोना का कितना ज्यादा केसेस बढ़ ही रहे हैं, तो एज अ जी। फ्रंट लाइन वर्कर आप क्या क्या सेफ्टी लेके चल रहे हैं? एज अ फ्रंट लाइन वर्कर, व्हाट आई वुड से कि ये बहुत जरूरी होता है कि पेशेंट्स और डॉक्टर्स का जो कांटेक्ट है डेंटिस्ट्री में पर्टिकुलरली, वो बहुत डिस्टेंस से नहीं हो सकता है। पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम है बहुत माइन्यूटली आपको ओरल माउथ के अंदर देख करके उनके प्रॉब्लम को समझने की जरूरत होती है। तो ऑफ कोर्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन और प्रॉपर डिस्टेंस के गेयर्स का यूज किया जाता है। हम लोग इस चीज का ख्याल रखते हैं कि प्रॉपर ओके, नॉट एन इश्यू, आई विल रिपीट दिस स्टफ सेकेंड, है ना। यस। एज अ फ्रंटलाइन वर्कर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट्स का जब भी डेंटल क्लिनिक पे विजिट होता है तो उनके रिसेंट ट्रैवलिंग से रिलेटेड, उनके वैक्सीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को नोट किया जाता है।
साथ साथ उनके ट्रीटमेंट के दौरान जो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होगा वो बहुत प्रॉपरली हाईली स्टरलाइज होगा। डॉक्टर्स के अलावा जो और असिस्टेंट होंगे क्लिनिक के अंदर प्रेजेंट, उनका एक प्रॉपर डेंटल गियर यूज में आएगा, प्रिवेंटिव गियर्स होंगे ताकि किसी भी तरह का कोई ऐसा इशू नहीं आए कि पेशेंट से इन्फेक्शन किसी और को ट्रांसफर नहीं हो, डॉक्टर्स को या फिर हेल्पिंग स्टाफ्स को ट्रांसफर नहीं हो, या फिर एक पेशेंट के थ्रू किसी दूसरे पेशेंट को ट्रांसफर नहीं हो। स्टरलाइजेशन के अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहेगा कि उनके रिकॉर्ड्स का ख्याल रखना इंपॉर्टेंट होता है। ऑफ कोर्स डॉक्टर्स आर टू बी प्रेजेंट एट द क्लिनिक एंड हॉस्पिटल इररिस्पेक्टिव, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि वेव्स कितना ज्यादा है, सीवियरिटी कितनी इंक्रीज हो रही है, केसेस बढ़ रहे हैं। और इन जनरल भी मैं इस बात को ऐड करना चाहूंगा कि कोरोना के अलावा नॉर्मल ऐसे किसी भी पैंडेमिक के अलावा भी डेंटल ट्रीटमेंट में जो हाइजीन और स्टरलाइजेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स को रिसाइकल करके यूज किया जाता है नेक्स्ट पेशेंट में या फिर सबसेक्वेंट पेशेंट में। तो उस प्रोसेस में जो स्टरलाइजेशन मैकेनिज्म है, प्रॉपर ऑटोक्लेव मैकेनिज्म, जिसको जो सबसे हाई स्टैंडर्ड मैकेनिज्म होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के स्टरलाइजेशन का, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट्स के लिए भी। तो इस तरह से समहाउ द अदर आप फील्ड में रहेंगे और पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी करेंगे, बट अपने आप को प्रिवेंट भी करेंगे। बीइंग अ फ्रंटलाइन वर्कर आपको इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी होता है। दैट इज हाउ वी टेक केयर ऑफ द थिंग्स। ऐसे 2 वेव्स, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव में वी हैव बीन वर्किंग वेरी कंटिन्यूअसली एंड अकॉर्डिंगली अभी भी इस तरह से ही प्रैक्टिस और प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। जी धन्यवाद सर, हमें इतनी जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। हम आपसे अगले इंटरव्यू में किसी और मुद्दे पर मिलेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। थैंक यू सर। और जनता, अगर आपको भी मसूड़ों और दांतों की सेम प्रॉब्लम है तो आप इंडिया टॉप डॉक्टर की वेबसाइट पे जाके डॉक्टर खान का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।